हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आप हमारा जो सेशन चला हुआ था बच्चों, हम लोगों ने आज हम जो क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों, क्लास 10th के पर्पज से आए हैं। और क्लास 10th वाले बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि सर हमारे जो केमिस्ट्री के चैप्टर है उनको आप रेडी कीजिए। तो बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो टॉपिक है हम उनको रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। और जो आपके चैप्टर है, चैप्टर 3-4 चैप्टर है जो आपके, उन सबको हम जो 4 चैप्टर है आप लोगों के, उन चैप्टर को रिवाइज कराएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को इन चैप्टर से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनके मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, जो बच्चे, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए आए हैं बच्चों आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इन वीडियोस से आप लोग मोटिवेशन को प्राप्त करें और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास के बच्चों के लिए, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों इसका जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा 10th में, वो कितना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, परिवर्तन आप लोगों ने पढ़े हैं। परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। एक तो आपका होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो आपका डिपेंड करता है वो किस पर करता है बच्चों, मोस्टली फिजिक्स से ओरिएंटेड होता है। और जो रासायनिक परिवर्तन है आप लोग उसको पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। जो टॉपिक बनाया है आपका इस चैप्टर में, जो आपका है पूरा का पूरा कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वे परिवर्तन जिनमें, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग कि वे सभी परिवर्तन जिनमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है या नए पदार्थ प्राप्त होता है जिसके रासायनिक गुण, यानी भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, उत्पाद से डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जो पहले पदार्थ होता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें होती है बच्चों, कि जो आपके पहला पदार्थ होता है और जो बाद वाला पदार्थ होता है, दोनों के जो गुण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। गुण क्या होते हैं जो डिफरेंट होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, इन परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपके घरों में आप लोग कहते हो दूध से दही बन जाती है बच्चों, यानी दूध से आप क्या बनाते हो बच्चों, दही को बनाते हैं। दूध जो होता है स्वीट टेस्ट का होता है, और जो दही बनती है आपकी बच्चों वो कैसी होती है, बिटर टेस्ट की होती है, यानी आप लोग कह सकते हो खट्टी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, एक तरीके से नए पदार्थ होते हैं एक दूसरे के लिए। इस परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, बात एक पदार्थ लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, और एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बच्चों, नया पदार्थ पदार्थ बनता है। ठीक है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। अब जो पदार्थ आपका पहले था आपके पास, उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद। मान लीजिए आपका ये क्या था बच्चों, यहाँ पर एक दूध था और ये क्या बना, एक नया पदार्थ दही बन गया बच्चों यहाँ पर। तो इस पदार्थ को हम बोलेंगे अभिकारक और इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद। तो ये क्या पदार्थ हुआ आपका, अगर हम इसको कहें बच्चों, ये क्या बनेगा हमारा, बनेगा आपका अभिकारक, अभिकारक, और ये बनेगा आपका उत्पाद। ठीक है बच्चों, और दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, डिफरेंट पदार्थ होते हैं, तो या भिन्न पदार्थ होते हैं। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अगर अभिकारक की हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी बच्चों, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है,
वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बनता है बच्चों यहाँ पे उत्पाद। उत्पाद जो होता है वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन पूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं या नया पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब उदाहरण जो होते हैं बच्चों इनके, उदाहरण को देख लेते हैं। अब उदाहरण क्या है इसके बच्चों, नंबर एक क्या है, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, यहां कह सकते हैं कागज का जलना। कागज का जलना। थर्ड है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, फोर्थ है बच्चों आपका यहां पर दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और एक और आप ले सकते हो, अगर आप करें मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। बट अगर हम मोमबत्ती की बात करें बच्चों, यहाँ पर मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे होता है बच्चों यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अगर मैं इसको बता दूं, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिख देते हैं, मोमबत्ती का जलना भी क्या होता है बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मोमबत्ती जो होती है बच्चों कुछ इस तरीके से बनती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, मोमबत्ती ऐसी होती है कुछ और इस तरीके से आपकी जलती है। ठीक है, तो मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो चीजें होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको नजर आती है मोमबत्ती जलती हुई। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब मोमबत्ती जलती है तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहां से होता है, जब मोमबत्ती जल करके हीट देती है तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, और अगर हम इस मोम की बात करें, जैसे पिघलता है, ठीक है, मोम का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन। कैसा होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आ सकता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है। बट अगर कहें हम मोमबत्ती का जलने के बाद मोम का पिघलना, ठीक है, क्या होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन होता है। यानी मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है बच्चों, एक तरीके से भौतिक परिवर्तन होता है। इतनी बात समझ आई होगी। और अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में या मल्टीपल में इस तरीके से आता है बच्चों की मोमबत्ती जो है जलती है तो ये कैसा परिवर्तन शो करती है, तो अगर ऑप्शन में आपका भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है तो आपका बोथ ऑफ अबव यानी दोनों आपके आंसर सही होंगे। उस केस में आपका होगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो आप ए और बी दोनों को टिक करोगे। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो यहां तक आपने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लेकिन अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन को हमने समझा है कि कैसे होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होती है, अवस्था परिवर्तन होती है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन कहां पर होती है, कैसे होती है रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के प्रेक्षण क्या होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट वाली, क्या बनती है हमारी यहाँ पे न्यू हेडिंग, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के परीक्षण। ठीक है, अब ये रासायनिक परिवर्तन का परीक्षण का क्या मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे जानोगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है कि अवस्था परिवर्तन होती है।
अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा, रंग का परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। या फिर हम कहें बच्चों यहां पर तापमान में परिवर्तन हो सकता है या होता है। ठीक है बच्चों, या तो आपका वहां पे तापमान बढ़ेगा या क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो दोनों ही रीजन यहाँ पर मिलते हैं बच्चों यहाँ पर, या इनमें से कोई एक भी अगर परिवर्तन मिलता है तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। इतनी बात समझ आई। फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों यहाँ पर नया पदार्थ बनना, नया पदार्थ बनना। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है नया पदार्थ, जैसे हमने अभी बताया था बच्चों यहाँ पे भोजन का पाचन। अब भोजन पाचन होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार से आपने कहा कागज का जलना। अगर कागज की हम बात करें तो कागज पहले कैसे होता है बच्चों, होता कार्बन ही है, लेकिन जलने के बाद क्या मिलती है बच्चों, वहां पे कालिक मिलती है, तो एक नया पदार्थ बनता है आपका। तो यहाँ पर देखते हैं दूध से दही बनता है। दूध से दही बनने का मतलब क्या है, दूध अलग टेस्ट रखता है और दही अपना अलग गुण रखती है। तो दोनों ही परिवर्तन क्या है, एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे का मतलब क्या होता है, लोहा आयरन आप लोग जानते हो। आपके घरों में बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जो पहले आपकी चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या पड़ जाती है बच्चों, उसका कलर ब्राउन सी हो जाता है, यानी उसका कलर क्या हो जाता है, एक तरीके से चेंज हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ आई। उसके बाद मोमबत्ती का जलना हमने आपको यहाँ पर बताया है। मोमबत्ती जैसे जलती है तो उसे आप बोलते हो रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों बच्चों हीट एक्सचेंज होती है, यानी हीट में क्या होता है, यानी तापमान में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। और रासायनिक परिवर्तन में एक आपने घरों में देखा होगा बच्चों, जब आप लोग चूने को पानी में डालते हो तो चूना क्या होता है बच्चों, वहां पे हीट प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चूने को जब पानी में डालते हो तो क्या होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन होता है। इतनी बात समझ आई। तो ये पॉइंट्स हुए आपके, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, इसके बाद आप बात करें किसकी, इसके बाद बच्चों क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को आप कैसे प्रदर्शित करते हो उसको आप समझेंगे बच्चों यहाँ पर, और क्या क्या चीजें होती है, कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हो, उन चीजों को आप जानोगे। जरा ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर। देखो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसको आप चिन्ह और प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हो, अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट को आप लोग क्या कहते हो बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को जिन चिन्हों के माध्यम से आप प्रदर्शित करते हो उसे रासायनिक समीकरण आप लोग कह सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा, अब अगर हमने शाब्दिक रूप में कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी, यानी शाब्दिक रूप में क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या लिखा, मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले यहाँ पर, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, प्रदर्शित प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित करोगे बच्चों आप लोग इसको, तो कुछ ऐसे करेंगे, जैसे आपने कहा कि शाब्दिक रूप में अगर अभिक्रिया को हम लिखे और उसको फिर हमने क्या किया बच्चों, किसी चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक अभिक्रिया हमने शब्दों में लिखी तो क्या कहोगे, शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले आपने क्या लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल
ये एरो होता है बच्चों, हम इसको एरो बोलते हैं। इसके बाद आएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई होगी, आई हो आपको। अब ये तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है, ये उसका शाब्दिक रूप होता है। अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो उसको हम चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जिंक को आप प्रदर्शित करते हो, यहाँ पे होंगे रासायनिक, रासायनिक समीकरण, समीकरण। सबसे पहले आपने कहा जिंक, जिंक को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, प्लस ये क्या है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुसूत्र होता है बच्चों आपका H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। इसके बाद हमने लिखा एरो, और फिर आएगा आपका जिंक सल्फेट, यानी कि आएगा जड़न SO4। ये जड़न SO4 का अणुसूत्र होता है, जड़न SO4 जिंक सल्फेट का अणुसूत्र होता है। इसके बाद H2 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होती है। अब इसको आप लोग प्रदर्शित करोगे कौन किस अवस्था में होता है, तो यहां पर आप लोग कहोगे जिंक एक धातु होती है जो किस में अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में होती है। तो इसको आप लिखोगे एस मतलब सॉलिड, एस से क्या होता है सॉलिड, और ये क्या होगा बच्चों, लिक्विड। और ये क्या बनेगा आपका, फिर से एक्वस बनेगा। यहां पर भी आप एक्वस लिख सकते हो, एक्वस। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, ये गैस, क्या बनेगा बच्चों, गैस। इतनी बात समझ आई होगी, आई होप। तो अगर हम इसमें बात करें, ये क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका अभिकारक है, अभिकारक। ठीक है, ये एरो है, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, ये पूरा आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को आप संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद जो बनता है आपका, इसके बाद बनता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्या करना बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, उसके लिए एक टेक्निक होती है बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड आप पढ़ोगे। यानी चरणबद्ध तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हो तो आपकी सारी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्या होता है, इससे पहले आप पढ़ोगे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ोगे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। क्या था बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब होता है बच्चे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में आप द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। यानी जितना द्रव्यमान है आप लोग उसको केवल परिवर्तन कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही क्या कर सकते हो बच्चों, नष्ट कर सकते हो। केवल स्थान से विस्थापित कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें, द्रव्यमान को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर हम अभिकारक की बात करें और उत्पाद की बात करें, दोनों ही और परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो इसलिए उस अभिक्रिया को जिसमें ऐसा होता है कि परमाणुओं की संख्या समान होती है, उस अभिक्रिया को आप कहते हो संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब यहां से बनता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या कहा आपने, कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही क्या किया जा सकता है बच्चों,
नष्ट किया जा सकता है, किसमें, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया में। तो अगर हम यही से बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, यहां से बनेगा बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है रासायनिक संतुलित अभिक्रिया में कि अभिकारक व उत्पाद पदार्थों में सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों में ही क्या रहते हैं बच्चों, एक तरीके से परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, H2 प्लस O2 एरो क्या होता है बच्चों, H2O। अब यहाँ पे ये असंतुलित समीकरण है, क्या है बच्चों, असंतुलित समीकरण है। तो कैसे इसको बराबर करेंगे उसको नेक्स्ट टेक्निक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको बराबर कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 2 जा 4, यानी 2 गुणा 2 कितने हैं बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 प्लस कितना है यहाँ पर एक 2 एकम 2, यानी एक ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो दोनों और क्या है बच्चों यहाँ पर बराबर परमाणु है, तो इसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद संतुलित कैसे करते हैं, यानी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, देखो संतुलित करने का अपना एक तरीका है बच्चों हमारा, उस तरीके के आप अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको डेफिनेटली संतुलित करना बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक है बच्चों आपकी, उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग करोगे। सबसे पहले आप लोग धातु को संतुलित करते हैं, उसके बाद अधातु को करोगे, और उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु को, यानी ऑक्सीजन परमाणु को, उसके बाद करोगे आप हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। इसको आप रिप्रेजेंट कर लोगे, कोई भी धातु होगी तो अलग अलग तरीके से आएगी, अधातु भी अलग तरीके से आएगी। यहाँ पे आप O एटम लिखोगे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन एटम को संतुलित करोगे और H एटम को संतुलित करोगे। अब इन तरीके से आप लोग पहले नंबर 1 पे कैसे संतुलित करोगे, इसको, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको, नंबर 4 पे ऑक्सीजन को, सॉरी हाइड्रोजन को आप संतुलित करोगे। तो आई होप आपकी रासायनिक समीकरण, कोई भी अभिक समीकरण क्यों ना हो बच्चों, आप संतुलित उसको बड़े आसानी के तरीके से कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। मैं एक रासायनिक अभिक्रिया आपके लिए लिख रहा हूं, वो होती है बच्चों Fe प्लस H2O, और यहां से आपको करना है बच्चों यहाँ पर Fe2O3 प्लस क्या बनेगा यहाँ पे H2 गैस। ठीक है, अब ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसको आप कैसे संतुलित करते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Fe होता है बच्चों आयरन, यानी लोहा होता है, और लोहा क्या होता है बच्चों यहाँ पर एक धातु होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा ट्रिक में कि धातु को संतुलित करेंगे। अब धातुओं की संख्या आपकी क्या बनती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका Fe है यानी आयरन है, ये आपका जल है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है फिर से हाइड्रोजन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर Fe क्या है, Fe यहाँ पे धातु है, यानी धातु परमाणु है। तो यहाँ पर अगर देखो आप लोग Fe कितने होते हैं, एक परमाणु है, यहाँ पर कितना है बच्चों 2 परमाणु है। तो इधर आपने क्या कहा कि एक कम है, तो इसको आपका करना है बच्चों यहाँ पर 2 रख देना है।
ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए Fe2 और यहाँ पर भी कितने हो गए बच्चों 2। तो दोनों और Fe की संख्या इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अब इसके बाद कहा आपने अधातु। अधातु इसमें और है नहीं कोई भी। ठीक है, अधातु क्या नहीं है इसके अंदर, अधातु नहीं है। क्या बचते हैं, ये नहीं है, तो क्या बचेगा बच्चों, ऑक्सीजन बचेगा और हाइड्रोजन बचेगा। तो अब किसको बैलेंस करोगे आप, ऑक्सीजन को संतुलित करोगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, केवल 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं तो कोई 3 इधर ऑक्सीजन हो गए, 3 ही इधर है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब बचता कौन है आपका, हाइड्रोजन बचता है। क्या बचता है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जरा ध्यान दीजिए, कितने हाइड्रोजन है इधर, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है। तो इधर कितने हैं बच्चों, केवल 2 हाइड्रोजन है। अब 2 को आप 6 बनाना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर 3 रख दोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इधर देखो Fe कितने हैं, 2 Fe है। Fe कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, सॉरी 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, 3 है यहाँ पर। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6। इधर देखिए कितने हैं, Fe कितने हैं यहाँ पर, 2 है। Fe इधर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 है यहाँ पर। कितने हैं ऑक्सीजन, 3। देखो 3 यहाँ पर, 3 रखे हुए ना, 3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6। और इधर भी कितने हैं बच्चों, 6। तो जरा आप देखोगे इस समीकरण को आपने संतुलित कर दिया है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। इतनी बात समझ आई होगी आई होप। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अगर मैं कहूं यहीं पे देखना जरा, यहाँ पर कैसे करते हैं इसको आप लोग। हाँ देखते हैं, N2 प्लस H2 एरो क्या बनेगा, NH3। ये कैसी अभिक्रिया है, आप देखोगे इसको संतुलित समीकरण है कि असंतुलित है। ये आपकी असंतुलित समीकरण है, मैं आपको देना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन है यानी N है और हाइड्रोजन है, बस। ना इसमें आपका एक तरीके से धातु है और ना ही इसमें ऑक्सीजन है। तो क्या बचता है, केवल यहाँ पे अधातु है और हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आप किसे संतुलित करोगे, जब इसमें धातु नहीं है तो क्या बचता है, अधातु। अधातु क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन को आप लोग बैलेंस करोगे, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 है। इधर कितने हैं, 1 नाइट्रोजन है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। अब 2 जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गए और इधर भी क्या हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं। तो किसको देखोगे आप लोग, हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2। और इधर कितने हैं, 3 दूनी 6। तो इसको भी आपने क्या कर देना है, 6 कर देना है। कैसे करोगे, 2 को 6 कैसे कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 दूनी 6। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं इस साइड, नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, 6। 3 दूनी 6। इधर देखो नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 ही रहेंगे यहाँ पर। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितने होंगे, देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये 3 है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2। तो 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से आप संतुलित करते हो। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।